Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the determination of standard oxidation potential of various electrode and electrochemical series. Today, I discuss about the application of electrochemical series and types of galvanic cell. So guys, let's start the topic now. गाइस मैंने पिछले अपने वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको दो पॉइंट क्लियर करे थे। फर्स्ट पॉइंट था मेरा हायर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस, more will be the tendency to reduce and hence the substance will be strong oxidizing agent। मैंने एग्जांपल भी बताया था बेटा, इसका एग्जांपल होता है फ्लोरीन, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो सेकंड पॉइंट मैंने इसी को डिस्कस किया था, लोअर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस, more will be the tendency to oxidize and hence substance will be strong reducing agent like lithium। अब उसी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन आया है, उसको हम जरा सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा MnO4 माइनस और Cr2O7 माइनस 2 विच इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बताना है कि जो Mn4 माइनस है या Cr2O7 माइनस 2 है, इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सॉरी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्योंकि बेटर लिखा है ना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, गिवन आपको क्या क्या दिया गया है, गिवन आपको दिया गया है, ध्यान देना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीज कितना दे रखा है, प्लस का 1.51 वोल्ट, कितना दे रखा है, प्लस का 1.51 वोल्ट, और क्रोमियम का कितना दे रखा है, क्रोमियम का दे रखा है प्लस का 1.1 वोल्ट। तो गाइस क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने आपको बताया भी था, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो गाइस आपको ऊपर देख के पता चल गया होगा कि 1.51 वोल्ट ज्यादा है कि 1.11 वोल्ट ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है बेटा 1.5 वोल्ट ज्यादा है, 51 वोल्ट ज्यादा है, इसका मतलब KMnO4 माइनस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने लिखा भी बेटा इसका आंसर, since standard reduction potential of MnO4 minus is higher than standard reduction potential of Cr2O7 minus 2, hence it is the better oxidizing agent। तो गाइस आपको पिछले दो जो आपके पॉइंट थे एप्लीकेशन के, वो उसके ही बेस पे मैंने ये क्वेश्चंस बनाया और आपके सामने रखा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक आध नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कंपटीशन लेवल में तो बहुत पूछे जाते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब। आप कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जरूर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। Third point of application of electrochemical series for the constructive of galvanic cell, मतलब for the constructive of galvanic cell E नॉट सेल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मतलब जब भी आप कोई गाल्वनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि ई नॉट सेल जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव एनोड, है ना, शुड बी हायर अप इन द सीरीज। तो जो एनोड होना चाहिए वो आपका हायर अप इन द सीरीज में होना चाहिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर जिंक, इनके आपके एनोड होने चाहिए। एंड और आगे उसने क्या बोला है, यहां पर बोला है एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज वाइल कैथोड कैन बी ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज लो इन द सीरीज विद रिस्पेक्ट टू एनोड। मतलब आपको अगर कोई भी गाल्वनिक सेल को बनाना है, गाइस ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर आप चाहते हैं कोई भी गाल्वनिक सेल आप बनाएं तो जाहिर सी बात है आपको ये बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी गाल्वनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव कब होगा, जब आप एनोड जब लोगे तो वो आप ऐसे एलिमेंट को चूज करोगे जो आपके हायर अप इन द सीरीज में मिलेगा, और आप कैथोड ऐसे एलिमेंट को चुनोगे या कैथोड ऐसे एलिमेंट का चुनोगे
जो एनोड से नीचे मिले आपको एलिमेंट, उससे ही आपका जो गाल्वेनिक सेल है वो वर्क करेगा। और जाहिर सी बात है, तो इस टाइप से आपको याद भी रखना है। तो जैसे मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे, जिंक कॉपर जो सेल होता है, जिसमें जिंक जो होता है बेटा हायर अप सीरीज में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर अप होता है, उसके लिए हम उसके एनोड लेते हैं। और जो कॉपर होता है वो जिंक से बहुत नीचे होता है, इसलिए हम उसका कैथोड लेते हैं। इसीलिए ये सेल वर्क भी करता है, इसीलिए ये सेल क्या करता है बेटे, वर्क भी करता है। आइए अपने फोर्थ पॉइंट में आते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट अबव इन द सीरीज। सपोज करिए एलिमेंट जो आपकी सीरीज में ऊपर उपस्थित है, कैन डिस्प्लेस एलिमेंट प्रेजेंट इन द ब्लो इन द सीरीज फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सपोज करिए आपसे वो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर है, वो अपने नीचे वाले एलिमेंट को तो रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से, उसको रिप्लेस कर देगा, बट नीचे वाला एलिमेंट कभी ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो आपको मैं भी इसकी एक अच्छी ट्रिक देता हूं कि सपोज करिए जो ऊपर है, ऊपर का मतलब ऊपर वाला मतलब गॉड, गॉड सबको रिप्लेस कर सकता है, मगर सब मिलके भी गॉड को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, बट नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। और मैंने इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी कि आपको याद रखने का एक निमोनिक्स भी बनाया था, जिसको मैंने बताया था, लिक बासर काना मग अल मंजन कर फिकर कोनी सनपब चापा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर देखो लिथियम जो है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, मगर पोटेशियम कभी भी लिथियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो इस बात पे आपको याद रखना है। उसी से रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम भी नीचे रखी हुई है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, जिंक अगर मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूं तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा बेटे, है ना। बट कॉपर को अगर जिंक सल्फेट में डालें तो कोई भी रिएक्शन नहीं होनी, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से बहुत ऊपर है। तो ये एलिमेंट इसके नीचे है, कॉपर नीचे है जिंक के, तो नीचे वाले एलिमेंट यानी कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन उसको डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है गाइस, ये भी आपको याद रखना है। अब मेरा जो फिफ्थ एंड लास्ट जो एप्लीकेशन है वो भी समझ लीजिए। फिफ्थ और लास्ट एप्लीकेशन क्या है बेटे, वो समझिए। On moving in the series, on moving down in the series, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप ग्रुप जो सीरीज है उसमें नीचे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती जाती है ना, डिक्रीज करती जाती है। हैंस देयर रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीज, इस वजह से उनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी डिक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें जो टॉप पे मेटल होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो मिडिल में एलिमेंट होते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, और जो बिल्कुल नीचे एलिमेंट होते हैं वो लगभग इनरिएक्टिव होते हैं, मतलब इनर टाइप के होते हैं। तो आपको ये गाइस याद रखना है बिल्कुल, जो जैसे मैंने आपको बताया है। अभी मैं एग्जांपल लेके भी इस चीज को डिस्कस करूंगा अच्छे से आपसे। आपको सोचिए मैंने आपसे क्या बात कही बोली, मैंने आपसे बात बोली कि मतलब आप जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है वो कम होने लगता है। अगर वो कम होने लगेगा तो रिएक्टिविटी मेटल की भी डिक्रीज करने लगती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि लिथियम इज मच मच रिएक्टिव देन पोटेशियम, है ना, और मैग्नीशियम। तो क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है और लिथियम सबसे टॉप पे, तो लिथियम बहुत रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। तो आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो लिथियम का बहुत ज्यादा है, किससे, मैग्नीशियम से। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। चलिए इसको थोड़ा सा एक रिलेट करके भी आपको बता देता हूं। रिलेट करके कैसे बताता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो एल्कलाई मेटल हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये वाटर से रिएक्ट करेंगे, यानी कोल्ड वाटर से भी अगर रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और अपने हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे बच्चे। क्या बना लेंगे, अपने हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लिथियम अगर रिएक्ट करेगा ठंडे पानी से भी तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस
रिमूव कर देगा। इस रिएक्शन को देखिए, लिथियम रिएक्ट विद वाटर, वाटर कैसा है, कोल्ड वाटर है, और क्या दे रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मतलब कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर गया। बट आगे देखिए, अगर मैं मॉडरेट टाइप वाले मेटल ले लूं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, इनको मैं कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो ये कोल्ड वाटर से बेटा रिएक्शन नहीं करेंगे, बट ये हॉट वाटर से रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे आप इसको हॉट वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये अपने हाइड्रोक्साइड्स और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। बट अगर आप इनर्ट मेटल टाइप के या बहुत लो रिएक्टिव टाइप मेटल के से रिएक्ट कराओगे, हॉट वाटर या आप स्टीम क्यों ना ले लो, मगर वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे। कौन कौन से ऐसे मेटल होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, मरकरी हो गया, इनको अगर स्टीम से भी रिएक्शन कराई जाए तब भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं गाइस। समझ में आई ये बात? तो मैंने आपको जो 5 एप्लीकेशन बताई हैं, एक बार मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए काम करना है। पहला मैंने एप्लीकेशन आपको बताया था, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूस, मतलब वो उसकी टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा मैंने पॉइंट आपको बताया था, जिसका एसआरपी बहुत कम होता है उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी गाल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बेटे क्या कर रहे हो, किसी भी गाल्वेनिक सेल का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें इनर्ट सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और एनोड जो आप इलेक्ट्रोड लेने वाले हो एनोड में वो ऐसे मेटल का होना चाहिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर मिले, और कैथोड आप ऐसे मेटल का इलेक्ट्रोड ले सकते हो जो एनोड से नीचे हो, कभी ऊपर ना हो, तो आपका गाल्वेनिक सेल जो है वो काम करेगा अच्छे से। दूसरा क्या मैंने जो फोर्थ पॉइंट बताया था, वो मैंने क्या बताया था, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर बैठा है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है गाइस। जो पांचवा और लास्ट पॉइंट बताया, मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ते चले जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे आओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर है वो डिक्रीज करने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जो होने लगता है वो कम हो जाता है, और जैसे जैसे कम हो जाता है तो रिएक्टिविटी भी मेटल की डिक्रीज कर जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो टॉप पे मेटल होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जो मिडिल में होते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो गाइस। तो आपको इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ गाल्वेनिक सेल। गाइस अब हम लोग बात करेंगे कि गाल्वेनिक सेल के टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत अच्छी तरीके से कि गाल्वेनिक सेल के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं हाफ सेल के टाइप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं पहले ही आपको इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि जो हाफ सेल के टाइप्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको बताया था मेटल मेटल आयन हाफ सेल। कौन सा बताया था बेटा? मेटल मेटल आयन हाफ सेल। आप इसमें मास्टर हो चुके हो ये मुझे पता है। इसके बाद मैंने बताया था गैस आयन हाफ सेल, जिसमें मैंने आपको एसएचई पढ़ाया, तो वो भी बेटा दूसरा टाइप का हाफ सेल होता है। वो उसमें भी मैंने आपको मास्टर लगभग बनाई दिया है। इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं कि आपको अपनी किताब में, एनसीईआरटी किताब में भी नहीं मिलने वाले बेटे। आराम से जो एनसीईआरटी में जो आपको बुक में जो जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे वो इससे हमेशा लोअर क्लास के रहेंगे, जिसको आप चुटकी बजा के आसानी से सॉल्व कर सकते हो गाइस। और थर्ड जो मैंने बताया था रेडॉक्स हाफ सेल, रिडॉक्स हाफ सेल, और एक और मैंने चौथा का नाम लिया था, उसका नाम था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल। तो ये जो 2 हाफ सेल्स हैं, एक रिडॉक्स हाफ सेल्स और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल, ये जेई एडवांस के टॉपिक में आते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर वो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं वो आपको वीडियो बना के भेजूंगा और आपको समझाऊंगा, उससे बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करूंगा। खैर वैसे आपके सिलेबस में इतना ही था तो मैंने इतना डिस्कस किया, हालांकि ये भी आपके सिलेबस में है टाइप्स ऑफ गाल्वेनिक सेल।
गाल्वेनिक सेल के टाइप्स के बारे में बात हुई थी, हाफ सेल के बारे में नहीं, इसीलिए मैंने वहां पर ये बात भी क्लियर कर दी कि जो आप ये हाफ सेल की बात कर रहे हो, जो टाइप्स ऑफ गाल्वेनिक सेल की बात कर रहे हो, वो हाफ सेल नहीं है बेटा, वो गाल्वेनिक सेल की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो गाल्वेनिक सेल है वो जनरली दो टाइप के होते हैं हमारे। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल गाल्वेनिक सेल। पहला कैसा होता है बेटा? नॉर्मल गाल्वेनिक सेल होता है। दूसरा कैसा होता है बेटा? है ना, कंसंट्रेशन सेल। दूसरा कौन सा होता है बेटा? कंसंट्रेशन सेल। तो पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल गाल्वेनिक सेल आखिर है क्या। जो गाल है ना, नॉर्मल गाल्वेनिक सेल क्या होता है? तो गाल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट occur due to difference in electrode potential of anode and cathode half cell। बेटा कहने का मतलब इनका जो नॉर्मल गाल्वेनिक हाफ सेल होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअली में ऐसा गाल्वेनिक सेल जो जिसमें उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। किसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है? उसके एनोड हाफ सेल में और कैथोड हाफ सेल में। जो जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और करंट वो फ्लो करता है। तो इस टाइप के जो गाल्वेनिक सेल होते हैं उनको नॉर्मल गाल्वेनिक सेल बोलते हैं। इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड हाफ सेल आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इस केस में हमेशा जो आपके एनोड और कैथोड के हाफ सेल होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, है ना। और जब डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो उनका ई नॉट सेल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने लिख रखा है, इसको समझिएगा बेटा। क्योंकि आप ये बताइए, सीधी सिंपल सी बात है, एनोड मेरे दूसरे एलिमेंट का है, कैथोड मेरे दूसरे एलिमेंट का है, और दोनों एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट के स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी अलग अलग होंगे। तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते बेटे, कभी भी क्या नहीं हो सकते? जीरो नहीं हो सकते। मतलब ई नॉट सेल हमेशा हमेशा मेरा क्या रहेगा? कुछ ना कुछ रहेगा, जीरो नहीं हो सकता। जैसे मैंने सेल की बात करी थी, एग्जांपल में बता रहा हूं मैं, जैसे जिंक सॉलिड है ना, सिंगल वर्टिकल लाइन। हाँ, मैंने बताया था आपको, सिंगल वर्टिकल लाइन फेज को डिफरेंस करती है बेटा, वो सॉलिड है। तो ये बगल वाला क्या है बेटा? जिंक सल्फेट एक्वस है। डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करती है। एंड कॉपर सल्फेट, सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर। तो इसमें आपको ये जो आपने एनोड हाफ सेल ले रखा है, एनोड हाफ सेल वो जिंक का है, जो आपने कैथोड हाफ सेल ले रखा है वो कॉपर का है ना। तो इसका ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। पिछली जितने भी मैंने न्यूमेरिकल कराए, आप मैंने वहां पर उसको कैलकुलेट भी करा है, आप आसानी से जाके वहां से भी सीख सकते हो। और अब मुझे इतना पता है कि अगर आप मेरी 1 by 1 वीडियो देखते चले आ रहे हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कहीं पर पीछे का पन्ना पलटने की। आप आगे मेरे साथ बढ़ते चले जाइए, पीछे का रिवीजन आप खुद करते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मेरा क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन सेल होता है। दूसरा टाइप कौन सा होता है गाल्वेनिक सेल का? कंसंट्रेशन सेल होता है। सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अब यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो कर रहा है वो इस वजह से फ्लो कर रहा है क्योंकि दोनों आयन का जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो एनोड हाफ सेल हो, चाहे वो कैथोड हाफ सेल हो, चाहे वो उसका इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो उसका इलेक्ट्रोड हो, दोनों का कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। जब बेटा दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तभी ये कंसंट्रेशन सेल कहलाता है। चाहे वो इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो, बट दोनों याद रखिएगा इस केस में जो भी आप एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल लेते हो, इनका ई नॉट हमेशा जीरो होता है बेटा। इनका ई नॉट हमेशा क्या होता है बेटा? जीरो होता है, हमेशा जीरो होगा। इन दिस सेल बोथ हाफ सेल आर ऑफ सेम टाइप एज वेल एज सेम सब्सटेंस और एलिमेंट। तो इसमें सेम टाइप के एलिमेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सेम सब्सटेंस भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इसका ई नॉट हमेशा जीरो होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताने की कोशिश करी बेटे, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करी है कि जिंक सिंगल वर्टिकल लाइन ZnSO4, डबल वर्टिकल लाइन ZnSO4 और जिंक। तो आप बताइए, मैंने इसका कंसंट्रेशन x मोलर ले लिया, इसका कंसंट्रेशन y मोलर ले लिया, तो आप खुद सोचिए इनका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है बट इलेक्ट्रोड सेम है। तो इसका मतलब ये किस टाइप के सेल हो गए? इसका मतलब ये हमेशा मेरे कंसंट्रेशन सेल होंगे और इनको बोलते हैं कंसंट्रेशन गाल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं बेटे? कंसंट्रेशन गाल्वेनिक सेल। तो देखो एनोड हाफ सेल भी मेरा जिंक का है और कैथोड हाफ सेल भी मेरा जिंक का है, तो सेम एलिमेंट के मिले मुझे, इलेक्ट्रोड्स की नहीं मिले, बिल्कुल मिले। अगर इनका सेम एलिमेंट का मुझे इलेक्ट्रोड मिलेंगे गाइस, तो आप खुद सोचो, आप दिमाग लगाओ कि जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बस माइनस
जो साइन होगा प्लस और माइनस का वही चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट मेरे लिए क्या आने वाला है, रिजल्टेंट मेरे लिए आने वाला है जीरो। क्या आने वाला है बेटा, जीरो। इसीलिए जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल होता है वो हमेशा जीरो रहता है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की चीजों को डिस्कस करूंगा, इसी कंसंट्रेशन सेल के बारे में, इसके न्यूमेरिकल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।